तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, ठीक है, जिसको हिफ्ज़ान सेहत यानी कि हाइजीन भी कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं वो। उसके अंदर डिजीज चल रही है। डिजीज क्यों पढ़ते हैं इसके अंदर? ताकि बीमारियों से बचा जा सके, बचा जा सके। क्योंकि इल्म तिब के अंदर, तिब वो शाख है जिसके अंदर सेहत को बचाने का तरीका भी बताया जाता है, और अगर सेहत बीमार हो गई है, इंसान, कोई इंसान बीमार हो गया है, तो वो बीमारी से कैसे बाहर आए इसका भी तरीका बताया जाता है। और इसी को इल्म तिब यानी कि डॉक्टरी कहते हैं। डॉक्टरी के दो काम होते हैं। पहला काम डॉक्टरी का ये है कि अगर कोई बीमार हो गया है, ठीक है, पहला काम यह है कि अगर जो अगर तंदुरुस्त है वो तंदुरुस्त रहे, इसके उपाय किए जाएं। डॉक्टरी का यानी कि इल्म तिब का पहला काम यह है कि जो इंसान तंदुरुस्त हैं वो तंदुरुस्त रहें, बीमार ना हो। और दूसरा काम यह है कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसकी तंदुरुस्ती, उसका स्वास्थ्य कैसे वापस आए, इस बात का जो जिम्मा है वो इल्म तिब का है, ठीक है। यानी कि बीमार को ठीक करना और जो ठीक है वो ठीक रहे। जी, तो हम बीमारियां पढ़ रहे हैं ताकि हम इन बीमारियों से बचने के उपाय खोजे जा सके। जी, आज पढ़ेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को यूनानी में, डिप्थीरिया इंग्लिश में है, डिप्थीरिया को यूनानी में खनाक कहते हैं और खुनाक भी कहते हैं। खनाक भी कह सकते हैं, खुनाक भी कह सकते हैं। जी, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। जब तक, अब से पहले जो मैं पढ़ा रहा था, ज्यादातर बीमारियां जो थी वो वायरल डिजीजेज यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां थी। अब जो आज पढ़ रहे हैं, आज तीन बीमारियां पढ़ेंगे, और ये तीनों की तीनों जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसमें गले के अंदर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बन जाती है। जो इंसान का गला होता है, जो मुंह होता है, मुंह के बाद गला हो गया, गले के गले के बहुत सारे काम है। नंबर, ठीक है, मेन मेन काम ये है कि गले से जो है आवाज पैदा होती है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि गले से हम खाना निगलते हैं। और तीसरा काम क्या है कि गले से जो है वो सांस का आना, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो श्वसन मार्ग है, उसका भी एक हिस्सा है गला, ठीक है। तो गले के अंदर क्या होता है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। डिप्थीरिया के अंदर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। स्यूडो किसको कहते हैं? स्यूडो के मायने होते हैं झूठे के या नकली के, ठीक है। मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को। देखिए, इंसान का जो मुंह है, देखिए जैसे हमारी बाहर की खाल होती है, हाथ पैरों की सारी खाल होती है, ठीक है, ये क्या है? डर्मिस है, ठीक है। यानी कि डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्किन है, स्किन है। जैसे हम मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर हमें कच्ची खाल दिखाई देती है, कच्ची खाल दिखाई देती है, इसको जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है कच्ची खाल, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली हलक में भी होती है। तो हलक के अंदर एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि ये जो कच्ची खाल है, इस कच्ची खाल के ऊपर एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली और चढ़ जाती है डिप्थीरिया बीमारी में। क्योंकि ये जो झिल्ली है, ये जो कच्ची खाल है हमारे मुंह के अंदर, जब हम ऐसे मुंह खोलते हैं, ठीक है, तो ये गले में भी है। लेकिन ये जो डिप्थीरिया बीमारी है, इसमें ये जो कच्ची खाल है ना, मान लीजिए हमारा मुंह है, तो इसके ऊपर एक अस्तर कर जाती है, मतलब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और चढ़ जाती है। उसको स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं, झूठी मेम्ब्रेन कहते हैं, झूठी झिल्ली कहते हैं। क्यों? वो झूठी इसलिए होती है क्योंकि असली तो म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस वाली जो झिल्ली है वो असली है, लेकिन उसके ऊपर एक और चढ़ जाती है, और वो इन्फेक्शन की वजह से चढ़ जाती है डिप्थीरिया के। जो डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से चढ़ जाती है वो जो झूठी झिल्ली होती है, ठीक है। और वो जो झूठी झिल्ली होती है वो इतना खतरनाक इन्फेक्शन पैदा करती है, इतना खतरनाक इन्फेक्शन पैदा करती है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से ना लिया जाए तो ये जो गला है ये अंदर से तो खराब होता ही होता, अंदर से लेकर के बाहर तक, गर्दन तक लाल हो जाती है। बाहर से देखने पर गर्दन लाल दिखाई देती है। और ये इतना खतरनाक होता है कि इंसान की, अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, चूंकि खाने में भी दिक्कत होती है, पीने में भी दिक्कत होती है, बोलने को तो पूछो ही मत, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना लिया जाए और ये बीमारी एक बार को कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, फैल जाए, खराबी पैदा हो जाए बहुत ज्यादा, तो इसमें मौत भी हो सकती है सांस रुकने की वजह से, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? चूंकि एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जिस जिस बैक्टीरिया, ये जो डिप्थीरिया है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कुछ बीमारियां वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से होती है। ये जो डिप्थीरिया है ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। बैक्टीरिया का नाम है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि कारण, कारण क्या है इस बीमारी का होने का? कारण ये है कि ये जो साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम का बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे जो है सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी दिक्कतें पैदा होती है, झूठी झिल्ली बन जाती है,
बोलने में, खाने में, पीने में, ठीक है, सांस लेने में हर तरह की दिक्कत पैदा हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड उस समय को कहते हैं जब कोई इन्फेक्शन इंसान के शरीर में घुस जाए, और घुसने के बाद जब बीमारी के लक्षण सामने आने लग जाएं, यानी कि बीमारी का पता लगने लग जाए, उस समय को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी को जो है मादा एनोफिलीज मच्छर ने काटा, और काटने के बाद जो है 10 दिन के बाद उसको बुखार चढ़ा, ठीक है, तो 10 दिन क्या हो गया, उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। मलेरिया का इंक्यूबेशन कितना पीरियड होता है, 7 दिन से लेकर के 30 दिन, ठीक है, तो उसका 10 दिन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ केस 7 दिन में सामने आ जाते हैं, कुछ 15 में, कुछ 20 में, कुछ 30 में। तो जो एक एवरेज है वो 7 से 30 दिन के बीच में तकरीबन तकरीबन मच्छर जो काटता है, ठीक है। कई लोग क्या कह देते हैं, अरे मैं फला दिन गया था, फला जगह गया था, मैं अपनी मौसी के यहाँ गया, अगले दिन जाके मुझे मलेरिया हो गया, मैं तो पछता रहा हूँ बहुत ज्यादा जाके। अरे मौसी के जाके मलेरिया नहीं हुआ, मलेरिया तो अपने घर से लेकर गया था भाई। क्योंकि मलेरिया अगर होगा तो वो 7 दिन के बाद होगा, समझे। या मैं फला जगह कहीं भी गया था, किसी भी रिश्तेदारी का, किसी किसी भी एक्स वाई जेड का नाम ले सकता है आदमी, किसी भी जगह का, कि मैं फला जगह गया, मैं जाते ही बीमार हो गया, जाते ही नहीं ये मलेरिया। तो समझने की बात क्या, अगर कोई कह रहा है कि जाते ही मुझे मलेरिया, तो भाई जाते ही मलेरिया नहीं होता, मलेरिया कम से कम 7 दिन के बाद होता है। 7 दिन पहले मच्छर ने काटा होगा, उसके बाद जो है 7 से लेकर के 30 दिन का, ठीक है। तो इस तरीके से हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो 2 से 5 दिन होता है, या 1 से 10 दिन। एग्जाम में 2 से 5 दिन भी पूछ सकता है, और 1 से 10 दिन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप इसके लिए जो है जो भी पूछे वो बता देना। अगर या तो एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, या तो डालेगा 2 से 5 दिन, और या फिर डालेगा 1 से 10 दिन, एक ही डालेगा, दोनों दोनों नहीं डालेगा। ये बीमारी चूंकि सांस के रास्ते को प्रभावित करती है, ठीक है, इसलिए ये बीमारी खांसने, छींकने, थूकने, जुकाम से ये बीमारी फैल जाती है, एक से दूसरे में पहुंच जाती है। इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है इसका एंटीबायोटिक्स, यानी कि पेंसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक इसमें अच्छा काम करता है। पेंसिलिन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है, ठीक है। और अगर खासतौर से पेंसिलिन ही लगाना पड़ रहा हो, तो पेंसिलिन तो फिर जो है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट लगता है। जितनी बार भी पेंसिलिन लगता है, टेस्ट के बाद लगता है, ठीक है जी। और एक बार भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार टेस्ट कर ले उसको 3 दिन तक लगाते रहे सुबह शाम, ऐसा नहीं है, हर बार टेस्ट के बाद लगता है पेंसिलिन। वेरी सेंसिटिव एंटीबायोटिक है, ठीक है। लेकिन पेंसिलिन ग्रुप के और भी एंटीबायोटिक है जिनको बगैर टेस्ट के भी दे लेते हैं, हालांकि देने नहीं चाहिए, दे देते हैं, ठीक है भाई जी। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, चूंकि गले में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो पैरासीटामोल जो है वो एक सेफ ड्रग है, जो कि बुखार अगर हो रहा है उसे भी कंट्रोल करती है, और अगर दर्द हो रहा है दर्द को भी कंट्रोल कर सकती है। एंटी एलर्जिक, चूंकि ये एक तरीके का नजले जैसी कंडीशन होती है गले में जो है, ठीक है, तो एंटी एलर्जिक सिट्रीजिन, मोन्टिलुकास, फिक्सोफिनाडिन, ये दवाइयां हैं। इनमें से जैसी कंडीशन मरीज की ऐसी दवाई चला सकते हैं। और एंटासिड दे सकते हैं जो कि तेजाब वेजाब को कंट्रोल रखे। लिक्विड डाइट दे देते हैं, लिक्विड डाइट यानी कि हल्का खाना देता है, क्योंकि गला जो है ना खराब हो चुका होता है, तो रोटी तो नहीं खा सकता मरीज, फिर इस तरह की देते हैं, जैसे जूस दे दिया, मतलब इस तरह की चीजें दी जाती हैं। जो आदमी जो है दलिया दे दिया, पतला सा पीले, मतलब पतली पतला सा दलिया बना लिया, जिसको पीले गिलास में डाल के मरीज बिल्कुल एकदम अटके ना, कहीं एकदम सपाट से अंदर जाए, मुंह चलाने की जरूरत ही ना पड़े, इसको, ठीक है, इस तरह की डाइट दे सकते हैं। रेस्ट यानी कि आराम, बेड रेस्ट, मरीज जो है वो लेट करेगा। वैक्सीनेशन, देखिए क्या बात है, ये जो डिप्थीरिया है, ये जो खुनाक है, ये जो गले का इतना बुरा इन्फेक्शन है, इतनी बुरी बीमारी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बचाव के लिए किसी को ये ना हो तो वैक्सीनेशन भी करते हैं। देखिए वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक्चुअली ये है कि कोई बीमारी ना हो तो इसलिए पहले ही टीका लगवा लिया जाए इसको, यही तो वैक्सीनेशन है, बचाओ बचाओ अभियान, ठीक है। कोई बीमारी ना हो तो इसीलिए बीमारी होने से पहले जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं उसी को इंजेक्शन लगवा लेते हैं, या दवाई पी लेते हैं जैसे भी, ठीक है, उसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं, यानी कि बचाव वाला टीका, ठीक है, बचाव वाला टीका। अब बचाव वाला टीके में जो है डीपीटी लगती है। एक्चुअली डीपीटी जो है डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटेनस, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटेनस, जो डीपीटी नाम का टीका है, वो 3 बीमारियों से सुरक्षा देता है। डिप्थीरिया ये खुनाक, जिसको हम खनाक भी कहते हैं, पर्टूसिस काली खांसी को बोलते हैं, और टिटनस जो टिटनस वाली बीमारी है उसको, यानी कि जो डीपीटी का इंजेक्शन लगता है वो खुनाक यानी कि डिप्थीरिया से बचाता है, पर्टूसिस यानी कि काली खांसी से बचाता है, और टिटनस से भी बचाता है, ठीक है। अब ये कब कब लगता है और कहाँ लगता है, देखिए ये जो डीपीटी है, जो कि खुनाक यानी कि डिप्थीरिया से बचा रहा है, काली खांसी से बचा रहा है, टिटनस से बचा रहा है, इसकी 4 खुराक लगती है। डीपीटी 1, फिर अगला इंजेक्शन लगता है डीपीटी 2, फिर डीपीटी 3, और उसके बाद सबसे बड़ा बाद में इंजेक्शन लगता है डीपीटी बूस्टर, ठीक है।
आधा ml दवाई लगती है, 0.5 ml बच्चे को लगती है। इसकी जो कब कब लगती है, जब मैं वैक्सीनेशन पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि डीपीटी की 4 डोज लगती है, 4 खुराक लगती है, ठीक है। और ये कितनी डोज लगती है इसकी? 0.5 ml, आधा ml लगता है। कहाँ लगता है? मास में लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर लगता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये जो जांग होती है, ये जो कूल्हे से नीचे और घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जांग होती है, इसमें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई का मतलब ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए ये जांग है, तो जांग कब फिर इस साइड लगेगी, लेटरल एस्पेक्ट बोलते हैं बाहरी की तरफ। लेटरल एस्पेक्ट यानी कि बाहरी तरफ। जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको लेटरल, मीडियल, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई यानी कि जांग के बाहरी वाले हिस्से में मस्कुलर यानी कि मांस में लगता है। कितना लगता है? आधा ml लगता है, ठीक है भाई जी। ये इस तरीके से जो है हमारा डिप्थीरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे हैजा नाम की बीमारी, जिसको कोलेरा भी बोलते हैं, कॉलरा। इंग्लिश में कोलेरा लिखा जाता है, अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो कोलेरा लिखा जाता है, और बोलने में कॉलरा बोलते हैं, कॉलरा, ठीक है जी। हैजा, हैजा एक एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत तेजी से इंसान को प्रभावित करने वाला इन्फेक्शन है। इसमें उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो दस्त लगते हैं, हैजे में जो दस्त लगते हैं वो मांड यानी कि चावल के पानी जैसे दस्त लगते हैं। जब चावल पकाते हैं, सफेद चावल पकाते हैं घर में, तो जैसे पानी में उबाल लिए, उबालने के बाद जब वो पक जाते हैं, चावल गल जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। उस पानी को क्या करते हैं? निचोड़ देते हैं। उसको मांड बोलते हैं, कहीं पीच कहते हैं, कहीं मांड कहते हैं, जो कि चावलों का पानी होता है। तो जैसी मांड होती है ना, चिकनी चिकनी सी, ठीक है, जो जो मांड होती है वो हल्का से उसके अंदर चिकनाहट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है चावल का असर लेकर के आती है, ठीक है। तो जैसे मांड होती है, चावल का पानी होता है, ठीक ऐसे ही दस्त लगते हैं कॉलरा में, ठीक है। राइस वाटर यानी कि बिल्कुल पानी जैसे दस्त लगते हैं। और ये जो है, ये भी डिप्थीरिया की तरह, जैसे कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये भी कॉलरा भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब क्या होता है इसमें, कॉलरा में यानी कि हैजा में, इंसान का पेशाब कम आने लगता है। क्यों कम आने लगता है? क्योंकि सारा का सारा जो पानी होता है ना, वो आंतों की तरफ चला जाता है, दस्तों में निकल जाता है। गुर्दों की तरफ जो वाटर है वो कम जाता है, इसलिए गुर्दे कम पानी छीनते हैं, और इस क्षमते इसको कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी कि जो है कम पेशाब आना। मरीज बिल्कुल निढाल हो जाता है। इस बीमारी का मरीज जो है, अगर अगर कहीं पे कोलरा का मरीज किसी डॉक्टर को मिलता है, और विब्रियो कोलरा जो है, जो इसका बैक्टीरिया है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाए, जांच हुई और विब्रियो कोलराई जो है वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इस बीमारी का मामला ये है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर का मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को। हेल्थ मिनिस्टर जो होता है, यानी कि इतना, क्योंकि इसका खतरनाक मामला इसलिए है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 102 दिन। यानी कि जैसे ही कोई उस टट्टी वगैरह के संपर्क में आया, जो कि टट्टी करी थी किसने, एक हैजे के मरीज ने, फौरन उसी दिन बीमार, या तो उसी दिन हैजा हो जाएगा या अगले दिन हैजा हो जाएगा। ये पलटने का मौका नहीं देता। चूंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना कम है, यानी कि इतनी जल्दी आदमी फंसता है कि मान लीजिए आज संपर्क में आया और अगले दिन बीमार या उसी दिन बीमार, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को दी जाती है ताकि इस पर फौरन कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसको, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका जो मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फला जगह एक मरीज मिला, उसको विब्रियो कोलराई यानी कि कोलरा के बैक्टीरिया उसको पॉजिटिव थे, तो उसको ताकि फौरी उस पर कार्रवाई हो। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? विब्रियो कोलरा, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हैजा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 102 दिन। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि इसमें जो है डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, बार बार टट्टी और उल्टी लगने के बाद, दस्त और उल्टी लगने के बाद मरीज का जो है पानी एक बार को जो अंदर का होता है वो खत्म होने पे आ जाता है, बहुत पानी कम होने पे आ जाता है, ठीक है। आम जबान में पानी खत्म होना कहते हैं, लेकिन ये है कि डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, ठीक है। आईवी फ्लूइड देते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या देते हैं? ड्रिप देते हैं। और ड्रिप के बाद फिर क्या साथ 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 क्या चलाते हैं? एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। एंटीबायोटिक में कई बार ये पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि क्या दवाई दी जाए हैजे के मरीज को। तो चूंकि इसमें जो है बहुत दिन से टेट्रासाइक्लिन ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो नए एंटीबायोटिक हैं जैसे सेफ्ट्राक्सोन
है, पिपरासिलिन है, मीरोपिनेम है, इनका कहीं जिक्र जो है हम लोग मतलब नहीं देखते ज्यादातर। आज भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का ही का जिक्र है, तो इसमें हमें याद रखना है टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, एंटासिड देते हैं अगर बुखार है और पेट में मरोड़ है, क्योंकि इसमें जो दस्त आते हैं वो पेट में मरोड़ के साथ आते हैं, तो बुखार है या पेट में मरोड़ है, क्योंकि डिहाइड्रेट होता है ना मरीज, मरीज का पानी खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो फिर मरीज को जो है ना एक तरीके से जब उसका पानी निकलने लग जाता है दस्तों में, मरीज को बुखार आने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल देते हैं। वोमिटिंग को कंट्रोल, उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए मीटोक्लोप्रोमाइड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको पेरिनोम भी बोलते हैं। उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए मीटोक्लोप्रोमाइड का इंजेक्शन लगाते हैं। सॉफ्ट डाइट यानी कि हल्का खाना देते हैं, क्योंकि मरीज की उल्टियां ही नहीं रुक पाती। रेस्ट, आराम बताते हैं। और अगर कोई गर्भवती महिला है और उसको हैजा हो जाए तो उसको क्या देंगे? उसको जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसको दिया जाता है फुराजोलिडोन। ये भी, यही सवाल भी पूछा जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडी को जो है हैजे में क्या एंटी क्या क्या मेडिसिन मेडिकेशन करेंगे? फुराजोलिडोन देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोस का मतलब ये होता है, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि दो बीमारियां या जो दो दिक्कतें हैं और दोनों में एक ही जैसी कंडीशन बन रही है, तो किस किस में? एक तो हैजा में यानी कि कोलरा में, और एक आर्सेनिक पॉइजन यानी कि अगर कोई इंसान आर्सेनिक को खा ले, आर्सेनिक एक जहर है, बहुत खतरनाक जहर है, आदमी मर सकता है खाने के बाद, ठीक है, हलाक हो सकता है। तो आर्सेनिक के बाद भी राइस वाटर लूज मोशन यानी कि पानी के चावलों के पानी जैसा, चावलों के पानी जैसे दस्त जो है वो उसमें भी लगते हैं, और चावलों के पानी जैसे जो दस्त हैं वो कोलरे में भी, हैजे में भी लगते हैं, और आर्सेनिक खाए हुए मरीज को भी लगते हैं, ठीक है। आर्सेनिक अगर कोई मरीज, कोई इंसान खा लेता है तो उसको जो दस्त लगते हैं वो भी चावलों के पानी जैसे होते हैं। और अगर कोलरा यानी कि हैजा का जो मरीज होता है उसको जो दस्त लगते हैं उसको भी चावलों के पानी जैसे दस्त लगते हैं। तो इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो होती है आर्सेनिक पॉइजन से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलरा यानी कि हैजा का एक दूसरा नाम है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो हैजा को बोलते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? सेंचल एंड मोरल जो वैक्सीन है ये बाइवेलेंट और ओरल वैक्सीन होती है, ठीक है, ये इसमें लगती है। इंडिया में इसकी जो स्ट्रेन पाई जाती है यानी कि जो इसकी टाइप पाई जाती है इंडिया में, वो ओगावा पाई जाती है, ठीक है। इंडिया में जो हैजा पाया जाता है वो ओगावा टाइप का पाया जाता है, ठीक है भाई बच्चों जी। अब अगली बीमारी है प्लेग। प्लेग, प्लेग कहते हैं ताउन को। आपने नाम सुना होगा, एक वक्त में ताउन जो है कोरोना की तरह इसकी वबा फैली थी, बहुत खतरनाक, बड़ा हाहाकार मचा था इससे, प्लेग से, ताउन से। लोग चूहों से डरने लगे थे, और लोगों ने जो है ना चूहों से डरने लगे थे, और चूहों को डरने की वजह से लोग जो है ना जंगलों में रहने लगे थे, ठीक है, टपरिया डाल डाल के, झोंपड़ियां डाल डाल के, क्योंकि चूहों से, एक्चुअली चूहों के ऊपर एक पिस्सू की तरह का जानवर होता है, जिस तरह जू होती है ना इंसान के सिर में, जैसे जू हो जाती है, इसी तरीके से चूहे के ऊपर पिस्सू की तरह का, जू की तरह का एक जानवर होता है जिसको फलिया बोल देते हैं, फलिया। उस वो जो फलिया होता है, वो जो पिस्सू होता है, उसी की वजह से जो है वो ताउन यानी कि प्लेग फैलता है, ठीक है। प्लेग भी एक एक्यूट इन्फेक्शन यानी कि बहुत बुरी, बहुत जल्दी फंसाने वाला जो बीमारी है। ये चूहे के ऊपर पाए जाने वाले फलिया जो कि मैंने अभी बताया है उससे इन्फेक्टेड, उससे फैलता है। ये जो बीमारी है जिसको ताउन कहते हैं, ये इंसान को तीन तरीके से प्रभावित करती है। नंबर एक, जो इंसान के लिम्फेटिक ग्लैंड है, लिम्फेटिक, इंसान के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, वो ग्लैंड्स होती है, उनको प्रभावित करती है क्या? ताउन। ताउन जो है वो लिम्फेटिक ग्लैंड को प्रभावित करती है। ताउन से जो है निमोनिया भी हो जाता है, वो ताउनी निमोनिया कहलाता है, यानी कि ऐसा नमूनिया जो कि ताउन की वजह से होगा उसको ताउनी निमोनिया कहते हैं। और ताउन की वजह से इंसान के ब्लड के अंदर खून का जहर बन जाता है एक तरीके से, यानी कि टॉक्सिसिटी आ जाती है। खून का जहर का बनने का मतलब टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो तीन तरीके से इंसान को प्रभावित करता है। नंबर एक क्या करता है, ये लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर दो, जो निमोनिया हो जाता है। और नंबर तीन क्या होता है, टॉक्सिसिटी इन ब्लड, यानी कि तसम्मुम में दम, यानी कि खून जो है वो जहर की तरह बन जाता है। यह भी बीमारी जो है बाकी दोनों बीमारियों की तरीके से, हैजा की वजह से और डिप्थीरिया की, सॉरी, हैजा की तरह से और डिप्थीरिया की तरह से, ये जो प्लेग है ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है।
लेकिन चूंकि ये जो बैक्टीरिया है ये फलिया ऑफ रैट्स यानी कि चूहे के ऊपर पाए जाने वाला जो पिस्सू होता है, चूहे के ऊपर पाए जाने वाला जो पिस्सू होता है उससे उससे फैलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसलिए इस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया जूनोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी कि जानवर के ऊपर पाए जाने। जू के मैंने चिड़ियाघर होता है ना, यानी कि जानवरों की जगह, तो इसलिए इसको जूनोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जो प्लेग का जो बैक्टीरिया होता है, जो चूंकि ये जो बैक्टीरिया है ये एक चूहे के ऊपर, तो चूहा एक जानवर है, और जानवर को जो है वो जूलॉजिकल भी बोल सकते हैं। तो जूनोटिक बैक्टीरिया यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि जिसका माध्यम बन रहा है एक जानवर, यानी कि चूहे के ऊपर पलता है ना, फलिया ऑफ रैट्स। जी, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया फिलिया ऑफ रैट्स क्या है? इसका वेक्टर है, यानी कि उसके जरिए से बैक्टीरिया जो है वो लाया जा रहा है। और बैक्टीरिया क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस, जिसकी वजह से ताउन फैलता है उसको यर्सीनिया पेस्टिस बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 1 से 6 दिन, यानी कि पहले दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है चूहे के पिस्सू के पहले दिन संपर्क में आया और उसी दिन उसको हो गया, पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, यानी कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 से 6 दिन। जिस तरीके से जिस तरीके से कोलरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं, ठीक इसी तरीके से प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ब्लैक डेथ, काली मौत। किसको? प्लेग को। ठीक है, क्योंकि इसकी वबा फैली थी एक बार को, और बड़ा हाहाकार मत मच गया था। एक तरीके से काला काला मान लीजिए, वो एक काला समय था, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। प्लेग 3 प्रकार का होता है, मैं पहले भी बोल चुका था। एक ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं ताउने गदूदी, यानी कि जिसके अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स इन्फेक्ट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, गुदूदी। ब्यूबोनिक प्लेग यानी कि ताउनी गददी, यानी कि जिसके अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड जो है वो सूज जाते हैं। दूसरा आता है सेप्टिसीमिया प्लेग। सेप्टिसीमिया प्लेग का मतलब होता है ताउन उफुनी, यानी कि खून के अंदर जो है वो सेप्टिसीमिया, यानी कि खून के अंदर टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीले असर आ जाए। तीसरा होता है निमोनिक प्लेग, यानी कि निमोनिया हो जाए, एक ऐसा निमोनिया जो कि प्लेग प्लेग यानी कि ताउनी नमूनिया, नॉर्मल नमूनिया नहीं जो खांसी नजले जुकाम की वजह से हो जाता है, बल्कि ताउन की वजह से यानी कि प्लेग की वजह से, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होने वाला निमोनिया। आइसोलेशन, देखिए कई बीमारियां ऐसी है। आइसोलेशन को आपने जाना कोरोना में। कोरोना में लोगों को जो है 14-14 दिन के लिए जो है अलग, जो है अलग रख रहे थे। ठीक है, उसको कोरोना कोरोना में अलग रखते, उसको आइसोलेशन बोलते हैं। आप लोगों ने इसको समझा भी होगा, आइसोलेशन में 14-14 दिन। तो ठीक है, कोरोना से पहले, सॉरी, कोरोना से पहले भी जो है कुछ बीमारियां ऐसी थी जिनमें जो है आइसोलेशन किया जाता था। क्या है? डिप्थीरिया, यानी कि खुनाक, जो कि गले का इन्फेक्शन है। उसके बाद कोलरा यानी कि हैजा, कोलरा यानी कि हैजा। और तीसरी क्या है? निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग यानी कि निमोनिक प्लेग को ताउन रेवी, एक्चुअली रेवी जो है, रेवी कहते हैं फेफड़ों को, यानी, ठीक है, ताउन रेवी यानी कि फेफड़ों वाला, ताउन यानी कि नमूनिया वाला। नमूनिया फेफड़े से जुड़ा हुआ मामला है ना, नमूनिया का। नमूनिया जो होता है वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ताउन रेवी या लंग्स से रिलेटेड, या निमोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग यानी कि निमोनिया वाला प्लेग। ठीक है, तो जो निमोनिक प्लेग है ये भी इतना खतरनाक होता था कि इसमें भी आइसोलेशन में लोगों को रखा जाता था। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या? एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक चलाएंगे, एजिथ्रोमाइसिन चलाएंगे, डॉक्सीसाइक्लिन चलाएंगे, एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल देंगे अगर दर्द वर्द हो रहा है, एंटासिड जो है, यानी कि जो है रेंटिडिन या पीपीआई वगैरह देंगे। इसके अंदर जो निमोनिक निमोनिक प्लेग होता है, यानी कि निमोनिया हो जाता है प्लेग की वजह से, उसमें इनहेलर करेंगे, या नेबुलाइजेशन यानी कि दवाई डाल करके जो भाप देते हैं उसको करेंगे। बेड रेस्ट, मरीज को आराम दिलाएंगे। एक नई चीज इसके अंदर नोट्स ये है कि इंडिया जो है वो प्लेग फ्री घोषित हो चुका है। भारतवर्ष में अब प्लेग के मरीज नहीं पाए जाते, प्लेग फ्री इंडिया जो है वो घोषित हो चुका है। अब किसी भी स्टूडेंट को मुझे कुछ भी पूछना है तो प्लीज